अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर। ईरान के खिलाफ जंगी कार्रवाई कांग्रेस की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकेगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान डेमोक्रेट्स की जानिब से पेश की गई। रिपब्लिकन अरकान ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के साथ मुज़ाकरात में अफज़ूदा यूरेनियम अमरीका के हवाले करने पर बात जारी है, मुआहदे पर दस्तखत के करीब हैं। दूसरी जानिब अमरीकी सालसी रंग ले आई। इसराइल और लबनान में जंगबंदी पर इत्तफाक, मुश्तरका एलामिया जारी। एब्सोल्युटली नॉट, कैदी नंबर 420 ने नहीं, सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा। गैर मुल्की फौजी अड्डे सदर जरदारी ने लात मार के बंद कराए थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का चलास जलसे में धुआंधार खिताब। कहा, सदर आसिफ जरदारी सीपैक नहीं लाते तो आप मेट्रो वगैरह कुछ नहीं चला सकते थे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक का गिलगित बल्तिस्तान में जलसे से खिताब। बोले, बातें नहीं, तामीर और तरक्की नून लीग का ब्रांड है। तमाम सड़कें नवाज शरीफ के दौर में बनी है। हम काम करते हैं तो जेलों में डाल दिया जाता है। पाकिस्तान को बर्बाद करने वाले कुछ भी कर लें, हम मुल्क को आगे बढ़ाने से बाज नहीं आएंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान बड़ा ब्रेक थ्रू। विफाकी बजट पेश करने पर इत्तफाक। नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की बजट पर पीपल्स पार्टी से मुशावरत। इजलास ने वजीर आजम को मुतफिका सिफारिश की कि वफाकी बजट बुध 10 जून को पेश किया जाए। इजलास में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, नवीद कमर, शहरी रहमान, बिलावल अजहर कियानी, तारिक बाजवा, चेयरमैन FBR और मुताल्लिका वजारतों महकमों के दीगर आला हुकाम की भी शिरकत। जराये के मुताबिक बजट पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के मामला तय नहीं पा सके। अब आला क़यादत की सतह पर बातचीत होने का इम्कान है। इसहाक डार, बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी से मुलाकातें करेंगे। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मारूफ सनतकारों और मुमताज़ कारोबारी शख्सियात की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, आप लोग पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, मुश्किल मुआशी हालात में हुकूमत का साथ देने पर शुक्रगुजार हैं। हुकूमत और निजी शोबे की मजबूत शराकतदारी मुआशी तरक्की की जमानत है। वज़ीर आज़म ने कहा, बजट में अवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम शामिल हैं। कारोबारी शख्सियात ने गुफ्तगू करते हुए कहा, दुनिया में पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म से मुस्तक़बिल में सॉफ्टवेयर बरामदात बढ़ाने के बारे में गुफ्तगू हुई। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, खुश आमदीद। दुनिया बोल है के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया साहब। से उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह बहुत ही अच्छी हुई होगी और दुआ गो हैं कि आपका दिन पूरा बहुत अच्छा गुजरा है। और जनाब, शहर इक़्तिदार का मौसम आपके शहर में कैसा है ये तो हमें पता नहीं, लेकिन सबसे पहले शहर इक़्तिदार का मौसम आपको बताए चलते हैं। मौसम है खुशगवार। जुड़वा शहरों में अचानक मौसम ने करवट ली है। आसमान पर काली घटाएं छाई हुई हैं और मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। और बारिश के साथ ठंडी हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में भी नुमाया कमी आ गई है। इसके बायस मौसम खुशगवार हुआ है। लेकिन सिंध की बात की जाए, बलोचिस्तान, पंजाब की बात की जाए, यहाँ भी मुख्तलिफ शहरों में तेज़ आंधी के साथ मूसलाधार बारिश हुई है और जालाबारी हुई है। लेकिन शहर क़ायद का मौसम फ़िलहाल तो गर्म है। महकमा मौसमियात ये कहते हैं कि जून के दौरान कराची में गर्मी की शिद्दत भी इसी तरह बरकरार रहेगी। शहर में फ़िलहाल बारिश का कोई इम्कान तो नहीं है। ये तो बात हुई मौसम की, जहाँ कराची के शहरियों को फ़िलहाल गर्मी बर्दाश्त करनी। सियासी मौसम की बात की जाए तो सियासी माहौल गर्म है और बजट की आमद से पहले वफाक और पीपल्स पार्टी के कुछ इख्तलाफात सामने आए थे। बिल्कुल, मुज़ाकरात का एक दौर तो नाकाम हुआ। कल थोड़ी सी पेशरफ भी सामने आई है। मामला अब सीनियर क़यादत की सतह पर ज़ेरे बहस आएगा। फिलहाल हुकूमत ने 10 जून को बजट इजलास तलब करने का फैसला किया है। मुज़ाकरात का नतीजा जो भी हो, बजट 10 जून को पेश होने जा रहा है। इस पर हम आगे चल के मजीद भी बात करेंगे। और जब सियासी जमातों की बात चल ही निकली है तो इंतखाबात का तस्करा कैसे पीछे रहे। गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात जो कि 7 तारीख इतवार को पोलिंग है। सियासी जमातों की जानिब से इंतखाबी मुहिम तेज़ हो रही है। इंतखाबी जलसों में एक दूसरे पर इल्ज़ामात के सिलसिले भी तेज़ से तेज़ तर होते जा रहे हैं। बिल्कुल, पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमा गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी भी काफ़ी फाल नज़र आ रहे हैं। बिलावल ने कहा कि सदर जरदारी की 18वीं तरमीम ना होती तो किसी शहर में ऑरेंज ट्रेन होती, ना कहीं मेट्रो बस चलती हुई नजर आती। नून लीग के सदर नवाज शरीफ भी आवाम से शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात पर ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ये प्रोग्राम में आपको आगाह करेंगे। और खेल के मैदान से आपको ये भी बताएं कि अंडर 18 हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को शिकस्त दी, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया और 2 के मुकाबले 5 गोल से शिकस्त दी और इवेंट में अपनी बरतरी बरकरार रखी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान
आखिरी मैच है आज ओडीआई, फैसला कुन मार्का लाहौर के कदाफी स्टेडियम में। तो देखना यह है कि क्या एक बार फिर स्पिन फ्रेंडली विकेट के साथ जाएंगे या फिर इस बार कुछ तीखी विकेट बनाएंगे। इस पे हम आगे चल के मजीद भी बात करते हैं, बट राइट नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉप स्टोरी। ईरान और अमेरिका की जा रही है, इस हवाले से एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट हुई ओवरनाइट, और वो ये कि अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के जंगी इख्तियार महदूद करने की करारदाद मंजूर की है। अभी जो करारदाद मंजूर हुई है, इसके तहत ईरान के खिलाफ किसी नई फौजी कार्रवाई के लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी होगी, और ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में भी हुई है जब ईरान और अमेरिका के दरमियान एक तरफ कशीदगी है, दूसरी जानिब सिफारती राब्ते तेजी से जारी हैं। बिल्कुल, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने अपने मुशीरों को वाजे किया है कि जब तक ईरान अमेरिकी फौजियों को निशाना नहीं बनाता है, अमेरिका दोबारा से जंग का आगाज नहीं करने जा रहा है। एट द सेम टाइम ईरानी मीडिया ये कह रहा है कि अमेरिका के नए मुआहदे के मुसव्वदे पर ईरान ने अभी अपना जवाब तैयार नहीं किया है। ओके, तो अब इस सारे मामले पे बात कर लेते हैं। एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान, साबिक सफीर, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। शुरुआत करते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के इस बिल से कि जिसने डोनाल्ड ट्रंप की जो महदूद किया है उनके इख्तियारात को, लेकिन अगर इन डेप्थ देखा जाए तो ये कोई इतने ज़्यादा फाल नज़र नहीं आता। डोनाल्ड ट्रंप के पास ऑप्शन है कि वो उसको वीटो कर दें, फिर ये ऐसी चौथी कोशिश हुई है, लेकिन चौथी बार भी कोशिश जो है वो अब कितनी कामयाब होती है, क्योंकि ये कांग्रेशनल मर्जी से जो है ये आगे मामला चलेंगे, और कांग्रेस पहले भी मना कर चुका है। लेकिन अंदर खाने जो आवाज़ आई है, इट मीन्स कि जब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अमेरिका का कह दे जंग नहीं चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि अंदर खाने वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो सामने नहीं आ रहे, और अमेरिका बाद नज़र में चाहता है कि अब जंग बंद हो, ये बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने आज मॉर्निंग प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया, एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू एंड ऑल योर व्यूअर्स। देखिए, ये जो कल कांग्रेस के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप को जो शिकस्त हुई है, ये बड़ी मेरे नज़दीक एक बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट है। देखिए, हम सबको पता था कि ये वॉर जो है अमेरिका के अंदर अनपॉपुलर वॉर है, और आज हम 95th डे ऑफ वॉर के अंदर मौजूद है, और अमेरिका के अंदर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है, और इस वजह से जो मोर देन 50% ऑफ द अमेरिकन पब्लिक जो है वो इस जंग की हामी नहीं है। लेकिन कल के वोटिंग से ये जाहिर हुई कि क्या कहते हैं कि कांग्रेस के अंदर जो उनकी अपनी पार्टी है उसके अंदर भी टूट फूट शुरू हो गई है, क्योंकि चार बंदों ने, चार रिपब्लिकन्स ने डेमोक्रेट्स की फेवर में वोट दिया है। सो यस, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि क्या कहते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप उसको वीटो कर सकते हैं, लेकिन अगर वो वीटो करेंगे तो वो और अनपॉपुलर हो जाएंगे, क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ द अमेरिकन पब्लिक है वो चाहती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वे फॉरवर्ड होना चाहिए फॉर एवरी सिटिंग अमेरिकन प्रेसिडेंट। सो इट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग टू हैपन फॉर द रिपब्लिकन्स, लेकिन आई थिंक पूरी दुनिया के लिए इट इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट के अमेरिकन पब्लिक भी जो है वो दुनिया के साथ आके खड़ी हो रही है। राइट। सईद साहब, मैं इसको थोड़ा सा पीछे जाकर कनेक्ट करना चाह रही हूँ। जो नेतन्याहू के साथ डोनाल्ड ट्रंप की लास्ट कॉन्वर्सेशन हुई, जिसमें गर्मा गर्मी हुई, इससे पहले कॉन्वर्सेशन हुई, उसमें गर्मा गर्मी हुई। सो आई थिंक दिस विल एड अप टू द प्रेशर, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रंप दोबारा इंतखाब में जाएंगे नहीं, उनको दोबारा प्रेसिडेंट बनना नहीं है, लेकिन वो चाहेंगे ज़रूर कि वो एक अच्छे नोट पर इस प्रेसिडेंसी को एंड करें, और कम से कम ये जो वॉर एंड करने का क्रेडिट वो लेना चाह रहे हैं वो उनको मिल जाए। क्या ये सारी सूरत हाल प्रेशर पुट कर सकती है यूएसए के ऊपर, ट्रंप के ऊपर, कि इस वॉर को जल्द से जल्द खत्म कराया जाए? जी बिल्कुल, और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो जंग ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। अगर आपने पिछले 48 आवर्स में देखो तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि नो मोर वॉर जब तक ईरान हमारे सोल्जर्स के ऊपर अटैक नहीं करता। सो प्रेसिडेंट ट्रंप ये इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जंग खत्म हो चुकी है, और क्योंकि वो इसी स्टांस के अंदर ये स्टांस फर्दर लेंगे कि मुझे कांग्रेस के पास जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, जहां तक इजराइल की बात है, इस पूरे ड्रामे में जो है ना, अगर कोई सही विलन है तो वो इजराइल है,
क्योंकि इसराइल, ये जंग तो इसराइल और ईरान की थी, क्योंकि ईरान 28 फरवरी को एक वाहिद मुस्लिम मुल्क था जो कि क्या कहते हैं उसके ग्रेटर इसराइल प्लान के रास्ते में खड़ा हुआ था, और उसकी जो प्रॉक्सीज थी हिजबुल्लाह, हमास, हुतीज, ये सब वो थे जो उसकी इस फर्दर एक्सपेंशन को रेजिस्टेंस दे रहे थे। जब अमेरिका और इसराइल ने देखा कि क्या कहते हैं कि ईरान के पास साथ उनको वो नहीं मिल रही नोशन ऑफ विक्ट्री जिसके लिए वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम 4 दिन में वो विक्ट्री हासिल कर लेंगे, तो उन्होंने अपने ऑल्टरनेट प्लान को एग्जीक्यूट करना शुरू किया। और ऑल्टरनेट प्लान में ये था कि पूरी दुनिया को अमेरिका और ईरान की यानी कि उस बहस में डाला जाए, लेकिन चुपके से इसराइल जो है वो पीछे से गाजा के ऊपर और लेबनान के एक बड़े हिस्से के ऊपर कब्जा कर ले। और इसीलिए आप देखेंगे पिछले 2 महीनों में हमने देखा कि इसराइल ने इन दोनों जगहों के ऊपर प्रैक्टिकली कब्जा कर लिया। अब येस्टरडे हमने खबरें देखी कि लबनान में और इसराइल में मुआहदा हो गया है, लेकिन जिस तरह पहले होता रहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप की तरह प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू भी कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट की इज्जत नहीं करते। अब देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस उनको वापस लबनान के सारे हिस्से वापस करने चाहिए। तो अगर वो कर देते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं करते, जो जिसकी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो बातचीत हो रही है ईरान के साथ या लबनान के साथ, ये सिर्फ एक होक्स है, और बेसिकली मकसद ये है कि क्या कहते हैं किसी तरह के इजराइल की बाउंड्रीज को कॉन्टिन्यूसली बढ़ाते रहना चाहिए। बट एयर मार्शल साहब, डोंट यू थिंक कि ट्रंप जो है वो नेतन्याहू को बचाते बचाते फंस गए हैं पूरी तरीके से, और उनका ये जो ताज़ा बयान है कि वक्त आ गया है कि किसी ना किसी तरीके से मुआहदा किया जाए। सुपर पावर, अभी भी सुपर पावर है अमेरिका, सुपर पावर का मोस्ट सुपीरियर आदमी जब ये कहने पे आ जाए कि किसी ना किसी तरीके से मुआहदा किया जाए, इसका मतलब ये है कि पोजीशन बहुत वीक है। और जो कोहेन करसादिया ने भी कहा कि जिस तरीके से गुफ्तगू हुई है उनकी नेतन्याहू से फ़ोन पे, उन्होंने गुस्से का इजहार किया है, ही जस्ट वांट्स टू गो अवे, ही जस्ट वांट टू गेट अवे। सो डू यू थिंक कि यस फाइनली अब वो चीज़ आ गई है कि जब ये मामला बंद हो गए, या फिर अगेन इसराइल कोई अपनी लास्ट स्पॉइलर ट्रिक चलने लगा है? आपने बिल्कुल सही फरमाया। एक्चुअली प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त 2 फ्रंट्स के ऊपर लड़ रहे हैं। एक वो विद इन अमेरिका अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा वो उस क्लब को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रो इजराइल है लेकिन उसके पास सारे पर्सेस हैं, मीनिंग देयर बाय कि उनकी पार्टी को, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो उन लोगों की तरफ से है जो प्रो जायनिस्ट एलिमेंट अमेरिका के अंदर। अब तो पूरी दुनिया को ये एहसास होता जा रहा है कि ये जंग जो है ये अमेरिका की जंग नहीं है, इजराइल की जंग है, और इजराइल में भी ज्यूज की जंग नहीं है, जायनिस्ट की जंग है। और इसीलिए आप देखते हैं कि पूरी दुनिया में लोग जो हैं वो इस जंग के साथ खड़े नहीं हो रहे, वो अलाइज जो पिछले 70-80 साल से अमेरिका के साथ बिल्कुल जुड़े हुए थे। अब मैं जिक्र कर रहा हूँ यूरोप का, मैं बात कर रहा हूँ फार ईस्ट में, जिसमें जापान है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। ये वो कंट्रीज थी जो हमेशा अमेरिका के साथ खड़ी रही। लेकिन इस वक्त इजराइल के साथ या तो सिर्फ अमेरिका खड़ा है या इंडिया खड़ा हुआ है, और दोनों कंट्रीज जो है वो अब आइसोलेट होती जा रही हैं दुनिया के अंदर। सो मेरे ख्याल में जो है प्रेसिडेंट ट्रंप इज फाइटिंग अ डिफिकल्ट वॉर, और वो इस जंग से निकलना चाह रहे हैं क्योंकि उनके एडवाइजर्स ने उनको बताया होगा कि जब तक आप बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करेंगे आपको ईरान के अंदर विक्ट्री नहीं मिलेगी। और बूट्स ऑन ग्राउंड करने के लिए ना प्रेसिडेंट ट्रंप में इस वक्त हिम्मत है, और ना ही मेरे ख्याल में कि अमेरिकन पब्लिक उसको सपोर्ट करेगी। सो क्योंकि ईरान के अंदर उनको टोटल विक्ट्री नहीं मिल सकती, इसलिए वो अपने ऑल्टरनेट प्लान के ऊपर चल रहे हैं। लेकिन इसके साथ जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक प्रेसिडेंट ट्रंप को मिल रहा है, जिसका आपने भी जिक्र किया, कि वो जो एक सोल सुपर पावर की जो एक
एक इम्प्रेशन होता है पूरी दुनिया के ऊपर, वो इम्प्रेशन बुरी तरह हर्ट कर रहे हैं, और स्पेशली उस इलाके में हर्ट कर रहे हैं जो अमेरिका का स्ट्रॉन्ग होल्ड था, यानी कि गल्फ और मिडिल ईस्ट। अब देखिए कि गल्फ और मिडिल ईस्ट की 7 कंट्रीज जिनकी पर्शियन गल्फ के अंदर ट्रेड चलती है, उनमें से 3 कंट्रीज ने अमेरिका को अपने बेसिस देने से रिफ्यूज कर दिया। और कुवैत और बहरीन के ऊपर अटैक के बाद अब मैं समझता हूं कि इवन वहां भी पब्लिक का प्रेशर आएगा कि जी कि क्यों हम अपने आप को क्या कहते हैं अमेरिका के लिए तबाह बर्बाद करें। देखिए हमें एक चीज का सोचना चाहिए कि मिलिट्री टारगेट्स इस इलाके में खत्म हो चुके हैं। अगर दोबारा जंग शुरू हुई तो सोशियो इकोनॉमिक टारगेट्स हिट होंगे। और मैं आपको नॉलेज में सिर्फ ये लाना चाहता हूं कि कुवैत के अंदर सिर्फ एक डिसैलिनेशन प्लांट है जो 90% वाटर जो कुवैत में उसको सप्लाई करता है। अगर ईरान ने किसी तरह उस डिसैलिनेशन प्लांट को डैमेज कर दिया तो कुवैत जो है वो बिल्कुल सूख जाएगा। एब्सोल्युटली। और सर आपने सिर्फ कुवैत की बात की, इसका अगर होराइजन थोड़ा एक्सपैंड कर लें, इसमें बाकी गल्फ कंट्री भी मिला लें तो बहुत बड़ा कैटास्ट्रॉफ होगा, लेकिन ईरान ने अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है, विच शोज हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल कंट्री। थैंक यू सो मच। हमारे साथ एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान मौजूद थे, हम आरा से हमें आगाह कर रहे थे। यहाँ पर हमें लेना है एक ब्रेक से वापस आएंगे तो बात होगी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया आखिरी मैच की, क्या पाकिस्तान ये सीरीज जीत पाएगा या नहीं, बिग क्वेश्चन आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक अगेन। हम एक दफा फिर से ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड एज प्रॉमिस वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द वनडे सीरीज बिटवीन पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया। आज होने जा रहा है तीसरा वनडे सीरीज, 1-1 से बराबर है। हम सब की उम्मीदें तो ये है कि जैसे हमने सोचा था कि बड़ा आसान होगा पाकिस्तान के लिए, ये तो पता नहीं बी और सी टीम है, पाकिस्तान उसको हराकर ये सीरीज जीत जाए। पिछले मैच में कुछ हुआ यूं कि ऑस्ट्रेलिया मैच जीता, 41 रन से उसने पाकिस्तान को हराया। आज का मैच भी लाहौर में ही होने जा रहा है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या कोई चेंजेस किए जाते हैं इन द डिसीजन। व्हाट डू यू थिंक फैसल? लास्ट टाइम आई डोंट नो इफ पाकिस्तान ने सेकंड बैट करके सही फैसला किया था और इट वाज द होल टीम दैट कुडंट परफॉर्म वेल अदर देन शादाब। पाकिस्तान टीम और सही फैसले, हम बात करते हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद हैदर अली हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड टू सी यू सर आफ्टर लॉन्ग टाइम। हैदर भाई, आपने भी दूसरा वनडे देखा, हम सब ने देखा, पहला वनडे भी हमने देखा। देखिए, पहले और दूसरे वनडे में हमारा सवाल एक ही था कि जब खिलाना नहीं होता तो टीम में डालते क्यों हो। क्या तीसरे वनडे में अगर हम स्पिन फ्रेंडली जा ही रहे हैं, डू यू थिंक सुफियान मुकीम की जगह बनती है? बिल्कुल बनती है, और बल्कि पहले दोनों वनडे में बनती थी। मैं अगर खुद सेलेक्टर होता तो यकीनी तौर पर शादाब खान की जगह सुफियान मुकीम को खिलाता। दो चीज़ें बहुत अच्छी हैं सुफियान मुकीम की कि पहली बात यह है कि वो चाइना मैन बॉलिंग करते हैं, जहाँ पे उनके ऑस्ट्रेलियन बैटर्स हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती थी। पहला मैच तो हम जीत ही गए थे, लिहाजा उसके बाद दूसरे मैच में तब्दीली जो है वो कुछ मुश्किल थी जब भी टीम जीतती है। लेकिन हमें इस बात से ख़ता नज़र होकर देखना चाहिए कि हम हार रहे हैं या जीत रहे हैं। हमें ये देखना है कि हमारे प्लेयर्स बन रहे हैं या नहीं, हम अपनी टीम बना रहे हैं नहीं। ये सबसे बड़ा पहला सवाल होता है हमेशा। अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखें तो ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज़ में 3 या 4 ऐसे प्लेयर्स यकीनी तौर पर बनाने में कामयाब हो जाएगी जो आगे चलकर उनके लिए कामयाब साबित होंगे। लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम मैनेजमेंट जो है उसकी तवज्जो सिर्फ इस बात पे मैच जीत लो किसी तरह। स्पिन विकेट अब दुनिया में वनडे में कहाँ बनती हैं, कहीं नहीं बनती हैं। हर जगह बैटिंग विकेटें बनाई जाती हैं ताकि बड़ा स्कोर हो। हर जगह आप देखें वनडे में 300 350 नॉर्मल सी बात है, 350 होना आज का। लेकिन हम सिर्फ मैच जीत नहीं सकते। हमें हमारी यह खाम ख्याली थी कि ऑस्ट्रेलिया स्पिन के खिलाफ नहीं खेल पाएगी और हम जल्दी से जीत जाएंगे और फिर हमारे जो है वो हम कहेंगे देखें जी सीरीज जीत गई। और ये इसी के लिए शायद ने कहा है कि लो आप इरफान मिन्हाज की पोस्ट मैच कॉन्वर्सेशन जो फर्स्ट मैच की बात थी आपने भी सुनी होगी, उसने मुझे भी हैरान किया। एंड वी वर थिंकिंग कि यू नो शायद इसके बाद हमें डिफरेंट कंडीशंस में शायद लाहौर में मैचेस होंगे। व्हेन ही सेड कि हमने इसी कंडीशन में तैयारी की थी और इन्हीं कंडीशंस में खेलने के लिए तैयारी की थी। इट ब्रिंग्स मी टू द क्वेश्चन कि भाई हम किन कंडीशंस के लिए तैयारी कर रहे हैं। आजकल खास करके वनडे और T20 में तो हर कोई यही देख रहा होता है कि यू नो इट इज़ द बेटर्स गेम।
तो अगर आप स्पिन विकेटें बना देते हैं तो इट इज़ ऑब्वियसली गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द बैटर्स। आप क्यों ये कर रहे हैं? और फिर जब आपकी स्ट्रेंथ हमेशा से पेसर्स रहे हैं और हमारे पेसर्स अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपनी स्ट्रेंथ वापस लाने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या स्ट्रेटजी जहन में रही होगी इस तरह की पिचेस बना के, इन पिचेस पे प्लेयर्स को तैयार करके, एज इमरान हाज सेड? बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी मुझे तो नजर आती है, बस किसी तरह मैच जीत लो। ये स्ट्रेटजी होती है हमेशा कमजोर टीमों की, कमजोर जहनों की पैदावार। आपने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीत ली, लेकिन उसके बाद क्या असर हुआ? आप बांग्लादेश से भी जी सीरीज हार गए। तो देखें, आप अपने लिए गड्ढा खुद खोदते हैं। आप जब मैथ्यू शॉर्ट जो है उनका पार्ट टाइम स्पिनर है, रेगुलर स्पिनर भी नहीं, वो आपके मैन प्लेयर्स को आउट कर रहा है। सलमान अली वगैरह को जिस तरह उसने आउट किया है, उससे आप अंदाजा लगाएं हमने क्या तैयारी की थी। कुछ भी नहीं की थी। मैं आपको बताऊं, तैयारी इन्होंने बैटिंग ही नहीं की थी, इन्होंने सिर्फ पिच बनाने की थी कि बस स्पिन विकेट बना दो और वो जल्दी जल्दी आउट होंगे और हम जीत जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। क्रिकेट जो है बड़ा एक डिफरेंट गेम है। वहां पे आपकी बनी बनाई चीजें बड़ी जल्दी बिगड़ जाती हैं अगर आप पूरी तरह उसके लिए तैयार ना हो। अब ये कहते हैं कि हम साउथ अफ्रीका में जो वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे, वहां में ज्यादा मैच नामीबिया और जिम्बाब्वे में खेलने पड़ेंगे, इसलिए स्पिन विकेट होंगे। आपसे किसने कह दिया कि आपको नामीबिया और जिम्बाब्वे में खिलाया जाएगा? अभी तो स्केड्यूल भी नहीं आया, अभी तो पिचें भी नहीं बनी। दूसरी बात ये, हर इवेंट में आईसीसी खुद पिचेस बनाता है, लोकल बोर्ड्स नहीं बनाते हैं, और वहां पे आपको फास्ट विकेट मिलेंगे। तो ये हमारा सारा सिस्टम ही जो है वो उल्टा चल रहा है। वो कहते हैं ना कि साइकिल के ऊपर बैठ के अगर आप सिर्फ पैडल मारते रहे तो साइकिल कहीं आगे नहीं जाती है। हमारा हाल भी वही है कि हम पैडल मारे जा रहे हैं, साइकिल वहीं खड़ी वो ऐसा ही है, मुंह सीबीयू की तरफ है और पैडल हैदराबाद की तरफ मार रहे हैं। हैदर भाई, Exactly. मुझे मुझे Exactly. मुझे ये बताइए, जब आपने सिस्टम उल्टे की बात की, हमारा ओडीआई कप्तान कौन है? शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी कौन है? फास्ट बॉलर। विकेटें हम बना रहे स्लो। मैं इसके आगे क्या Exactly. बोलूं? मुझे ये चीज समझ नहीं आ Exactly. रही भाई। एज अ फास्ट बॉलर आप कैसे इसको सपोर्ट कर सकते हैं? आई कांट अंडरस्टैंड दिस। मैं आपको बताऊं फैसल, पुराने दौर में 80s में 70 का जो दौर था, इंडिया ने एक फास्ट बॉलर पैदा किया, कपिल देव। हाँ। इंडिया में स्पिनर्स उनकी हिस्ट्री थी, उन्होंने सारा मूड ही चेंज कर दिया। Yes. सारी अपनी रूटीन चेंज। नहीं जी, एक आ गया बॉलर, वो फास्ट विकेट बनाने लग गए। होता ये है कि आपके पास जो अच्छी चीज होती है उसको यूज करते हैं, ना कि आप सिर्फ जीतना चाहते हैं। तो इस सिचुएशन में इस टीम के साथ जो है ना, सही बात तो ये है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। और उसके बाद शुरू से- जुर्म देखिए कि स्पिन विकेट बना के सुफियान को बिठा देते। देखें एग्जैक्टली, आप अगर खिलाना है तो रेगुलर स्पिनर एक अच्छा खिलाए ना। शादाब खान ने, अब मसला ये, हमारे यहाँ कहानी भी कुछ ऐसी है, जिनका जो काम है वो नहीं करते हैं, दूसरा काम करते हैं। तो अब शादाब खान को कैसे ड्रॉप करेंगे? वो जी उन्होंने तो 70 रन कर दिए, अब कैसे? हालांकि वो 70 रन काम आए, आप जीते नहीं जीते, नहीं। खत्म हो गई बात। और बॉलिंग में तो उन्होंने 57 रन दिए, पहले में 56। और कुछ तो वैध नहीं है एक कि ये सब spin कुछ wicket- शादाब को सपोर्ट करने के लिए पिच बन गई हो कि टीम में डाल दिया है, इसके लिए ऐसी पिच बना दो कि ये चंद विकेटें ले ले। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसी नजर आता है, कुछ ऐसी कहानी नजर आती है। लेकिन आज की भी कहानी जो है ना, मुझे कुछ सही नहीं लग रही है। मैं आपको सही बताऊं, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ने हथियार डाल दिए। अच्छा, अच्छा नहीं लगता, लेकिन बात साहबजादा फरहान पे भी शायद हम कर लें। साहबजादा फरहान को बहुत अर्स तक बिठाया गया और हमने सबने बोला कि ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने T20 फॉर्मेट में फिर अपने आप को प्रूव किया। यू लुक एट द स्टैट्स ऑफ साहबजादा फरहान इन ओडीआई अब तक। एक तो ओडीआई पाकिस्तान खेलता भी कितने ही है, और ये हमारा इस साल का FTP भी देख लें तो इतने ओडीआई है ही नहीं, तो हम क्या ही तैयारी करेंगे। साहबजादा फरहान पे मैं चाहूँगा, ओडीआईज़ में उन्होंने अब तक इतना बेहतर परफॉर्म नहीं किया है। और विद दैट हैदर भाई, कल एक इतनी तकलीफदेह मंजर मेरी आंखों से गुजरा है। लाहौर में लेवल 2 कोचिंग हो रही है। आपको पता है वहाँ पे कौन बैठ के कोचिंग सीख रहा है? फखर जमान जी। तो मतलब हम समझे जमान खत्म। एग्जैक्टली, हमारा ओपनर, रेगुलर ओपनर जो है वो कोच बनने के लिए बैठा दिया है, और हम जो है ट्राई कर रहे हैं दूसरे ऐसे ओपनर्स को जिनके पास वो सलाहियत नहीं है। जो देखें, मैं हमेशा कहता आया हूँ फखर जमान का टाइम खत्म हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल कि आप बिल्कुल उसको जो है ना वो तस्वुर कर लें जैसे घर में जो है वो बाप को ही समझ लिया था अब ये बेकार आदमी है, अब इस किसी काम का नहीं है। तो हमारे यहाँ भी जो है, अच्छा हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है उसका भी कुछ समझ में नहीं आता, वो चाहती क्या है। भाई आप क्या चाहते हैं? आप नए प्लेयर्स को खिलाना चाहते हैं तो फिर नए प्लेयर्स को ही खिलाए ना। बिल्कुल
आप फिर वो जो लोग बिल्कुल जमाने से खेल रहे हैं और कुछ नहीं कर हैदर रहे भाई, उनको जब क्यों खिला फ़खर रहे का हैं? टाइम चले, आपके ओपिनियन के साथ अगर मैं अग्री भी कर जाऊं कि शायद फ़खर का टाइम ख़त्म हो गया है, जब फ़खर का पीक था, जब फ़खर अच्छा कर रहा था, हमने उसे तब कौन सा उस खिलाया? वक्त भी नहीं खिलाया, उस वक्त भी नहीं खिलाया। आप देखिए ना, उस वक्त भी फखर जमान को ड्रॉप कर दिया गया, उस वक्त भी फखर जमान को जो है वो इस्तेमाल, देखिए हमारे यहाँ कुछ मसला ये भी है कि एक दूसरे से हसद बहुत है कि अगर ये स्कोर कर गया तो ये फिर जो है सामने आगे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा और हम पीछे रह जाएंगे। तो बहुत सारे हमारी क्रिकेट हिस्ट्री में ऐसे प्लेयर्स रहे हैं जो बड़ा अच्छा खेल सकते थे, लेकिन उनके साथ बड़ी ज्यादतियां हुई हैं, बहुत सारे उनके आप लिस्ट बनाएंगे बहुत हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी अभी ये सिचुएशन है कि फ़खर जमान को आपने ड्रॉप कर दिया है। हमारे पास आप देखें टेस्ट क्रिकेट में अभी जिसने डेब्यू किया है अज़ान हफीज, जी। उसके पास सलाहियत है वनडे खेलने की, ओह लेकिन आपने यस। स्टैंप लगा दी नहीं जी ये टेस्ट का है वनडे का नहीं है। भाई आपने जब प्लेयर्स खुद ही खराब कर दिए, अब वो बेचारे जो हैं वो समझते हैं कि अब हमें कभी नहीं खिलाया जाएगा, उनकी हिम्मत खत्म हो जाती है। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आपने ये समझ के बिल्कुल आउट कर दिया है कि यहाँ के ये साइड नहीं होते हैं। तो ये इस सिचुएशन में जो है हमें प्लेयर्स नहीं मिलेंगे, हमें सिर्फ जो है वो आगे एक तादाद पूरी करने वाले लोग ही जी 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 मिलेंगे जी जी। सिर्फ, लेकिन नंबर गेम बस पूरी टैलेंट करते है रहेंगे। कौन है? यस बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच हैदर भाई, एक बार जी फिर आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। और देखते हैं इंडिया में क्या करते हैं। वेल जस्ट बिफोर द ब्रेक मुझे बताया गया था टीम की तरफ से कि भाई शाहीन शाह अफरीदी के पास एक बड़ा अच्छा वो मिला था रिकॉर्ड, और वो रिकॉर्ड था कि वो पाकिस्तान के तीसरे कप्तान बने हैं जिन्होंने पहली बॉल पे विकेट हासिल की है। पहले थे वसीम अकरम, उन्होंने 1993 में जिम्बाब्वे के एंडी फ्लावर, और दूसरे थे वकार यूनुस जिन्होंने जून 2001 में ट्रेस्कॉथे को आउट किया था। इसी के साथ ले रहे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तानी फिल्म मेकर समन कामरान ने आलमी सतह पे एक बड़ा एजाज हासिल किया है। उन्हें फोर्ब्स की बावकार अंडर 30 एशिया 2026 लिस्ट में एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स कैटेगरी में शामिल किया गया है। वेल इसमें हाँ यहाँ पर भी शामिल है। समन जो है उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त काम ये किया है कि इन्होंने एक फ़िल्म बनाई है, एक्सपेरिमेंटल फिल्म, जो कि एनवायरनमेंट और दीगर चीज़ों पे बेस करती है, समाजी मसाइल पे, माहौलियाती तब्दीली पे। और जनूबी कोरिया के एशियन फिल्म स्कूल में वो तरबियत इस वक्त हासिल कर रही हैं और पाकिस्तान टेलीविज़न से भी वो वाबस्ता रही हैं। बिल्कुल, और इनकी फिल्म का नाम है द बेड शी मेड। तो जनाब बसान इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में भी इनकी जो फिल्म है मुंतखब किया गया। इनकी पूरी टीम को बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है। फिल्म के क्रिटिक बहुत ही पॉजिटिव आ रहे हैं। समन कामरान पाकिस्तान की पहली फीमेल स्टॉप मोशन आर्टिस्ट भी हैं, और उनकी ये कामयाबी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक अहम संगे मील करार दी जा रही है। तो चलिए इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद समन कामरान, फिल्म मेकर ऑफ द मूवी द बेड शी मेड। समन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए भी। ऑब्वियसली जब आपकी मूवी को क्लेम किया जाता है, एक बड़े फेस्टिवल में आपकी मूवी शामिल हो जाती है, इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। आपकी मूवी के जो क्रिटिक है कि बहुत ही बोल्ड टॉपिक है, बहुत करेजियस एफर्ट है, ऑब्वियसली ये आपके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। आई जस्ट हैव दिस वन क्वेश्चन एंड वेरी क्यूरियस अबाउट इट। ये एक डिफिकल्ट टॉपिक है टू टॉक अबाउट ह्यूमन इनफर्टिलिटी, ग्लोबल वार्मिंग, इफेक्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस, नॉट अ टॉपिक दैट वी यूजुअली टच। कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? Well, thank you so much for having me. And yeah, like it's a very difficult topic to discuss in Pakistan, especially. ये जब बनाई भी थी तो it was something like हमारा लाहौर में एक होता है लाहौर बिनाले, and it hires international artists from all around the world. तो basically एक Chinese artist from New York, she approached me that she wanted me to direct one of her concepts. So she gave me a topic on how does climate affect human fertility. And then I had only 2 days to come up with a concept. तो 2 दिन में वो concept तैयार किया गया, वो shoot किया हमने just in like 4 hours, and then उसको हमने फिर लाहौर बनाले में चलाया, and then later it went to Busan International Film Festival. तो वहाँ से इसके बारे में ज़्यादा बात होना शुरू हुई। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में तो इसको हम नहीं चला सकते थे उस तरह से, बट इट गॉट मोर इंटरनेशनल रिकग्निशन एंड दैट्स वाई इसकी सिलेक्शन भी हुई। And then you ending up in Forbes 30 under 30 Asia 2026 list. ये फीलिंग कैसी है?
it's a bit surreal, like I did not expect it to happen. लेकिन काफ़ी अच्छी अब समझ आ रही है क्योंकि I've been giving interviews 2-3 दिन से, तो फील हो रहा है कि नहीं Forbes like it's a big deal, तो राइट काफ़ी अच्छी फीलिंग। राइट Yeah. एक तो ये कि हमारे पाकिस्तान में फिल्म मेकिंग का उतना रुझान नहीं है, फिर ख़ातिन फिल्म मेकर बहुत कम होती हैं, फिर वो ख़ातिन फिल्म मेकर ऐसे टॉपिक्स चुनती नहीं हैं जो अनपॉपुलर हो, जहाँ पता हो कि आपको बहुत करेज की ज़रूरत होगी, सो यू टुक दैट. बट आई हैव दिस क्वेश्चन from being assistant director of Umro Ayar to here, how is the experience and what are you looking forward? Because obviously जब motivation होती है तो दूसरे लोगों को भी motivation मिलती है to learn filmmaking, create something of their own. Yeah, I mean, Umro Ayar wasn't my first project. I started working since 2016. जब मैं NCA में थी तब से ही मैंने फील्ड में काम करना शुरू कर लिया था, especially in commercial sector, ads वगैरह में I was ADing. उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता खुद की शॉर्ट फिल्म्स भी डायरेक्ट करना शुरू की, प्रोड्यूस करना शुरू की एंड म्यूज़िक वीडियोस वगैरह. एंड देन आफ्टर ग्रेजुएशन बेसिकली आई वाज वर्किंग विद हम फॉर अ वाइल ड्यूरिंग कोविड पीरियड, और फिर तब मुझे जो है उम्रो अयार जो है ऑफर हुई थी. It was a really good experience. I wanted to work almost in every sector, music videos, drama, feature films, and Umro Yaar ये था कि it was a new idea, like a very VFX heavy film. तो वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिला. I made really good friends and बहुत अच्छे experience भी रहा था. But after that, I solely started working on my own projects as a director and producer. तो काफ़ी अच्छी like struggling है still, but it was a worth it Alright. journey. समन, स्टॉप मोशन वीडियो, स्टॉप मोशन आर्टिस्ट, एक आम आदमी को समझाइए तो सही, ये है क्या चीज़? स्टॉप मोशन बेसिकली ऐसा मीडियम है जिसमें आप छोटे सेट्स बनाते हैं, छोटे पपेट्स बनाते हैं, एंड देन यू टेक अ लॉट ऑफ पिक्चर्स एंड यू हैव टू टेक ऑलमोस्ट 12 to 24 डिपेंडिंग योर स्पीड, कितने फ्रेम्स आपने पर सेकंड में डालने हैं. आप उस हिसाब से पिक्चर्स लेते हो एंड देन पर सेकंड आप 24 पिक्चर्स लेते हो एंड देन यू कंबाइन टू अ होल वीडियो. तो इट्स बेसिकली अ प्रोसेस व्हेन यू टेक पिक्चर्स. आप हाथ से एक एक मूवमेंट करते हो, यू टेक पिक्चर्स, यू एडिट इट, तब जाके ये बनती है. और आपने ये जब काम किया है पाकिस्तानी बैंड के साथ भी, सो उसका एक्सपीरियंस मुझसे शेयर कीजिए ज़रा. या तो आई हैड दिस आइडिया ड्यूरिंग कोविड, क्योंकि कोविड में हर चीज़ लॉकडाउन हुआ था एंड मुझसे घर बैठा नहीं जा रहा था, तो आई केम अप विद दिस स्टॉप मोशन आइडिया. मैंने कहा चलो सेट ही बना के घर पे कुछ कर लेते हैं. एंड देन दिस बैंड आई अप्रोच्ड, दे वर आल्सो फ्रॉम NCA. I already knew them, तो मैं I was like I want to like use your music and make a music video out of it, and they were like yeah sure go ahead. फिर वहाँ से मेरे जो दोस्त थे सारे NCA से ही, मैंने सबको लाइक बोला कि मेरे साथ कोलैबोरेट करो. हम सब ने पिच इन किया, कोलैबोरेट किया, एंड देन दैट्स हाउ वी मेड इट. इट टुक अस ऑलमोस्ट अ ईयर टू लाइक पाइल अप द होल थिंग, लेकिन या दैट्स हाउ इट हैपेंड. राइट. एंड समन, ये बताइएगा कि क्या प्लान्स हैं आपके अभी? हम देख रहे हैं लेटली बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स पाकिस्तान में बन रही हैं. बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं हैं लेकिन छोटे छोटे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, बहुत सारे नए नए नाम हमें नज़र आ रहे हैं फिल्म मेकिंग में. पाकिस्तानी सोसाइटी के लिए क्या प्लान्स हैं आपके व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री एंड पाकिस्तान शॉर्ट फिल्म मेकर्स? So, जो solely other than the commercial work जो I was doing as AD and producer, direction में मैं I work more on art house cinema, but I would love to work in commercial sector as well. अगर तो हमें आपको पता है कि कोई chance दे in that big lobby, I would love to work there as well. But अभी recently I'm developing my feature film in Busan. Okay. It's basically a training program of 8 months, and all over the world लोग आते हैं अपनी फिल्म्स के साथ. एंड फ्रॉम पाकिस्तान मेरी फिल्म जो है वो सेलेक्ट हुई थी, तो उसको भी मैं मेंटोर के साथ जो है डेवलप कर रही हूँ. एंड वंस इट्स डेवलप आई गेट द फंड्स, तो मैं वापस आके इंशाल्लाह इसको बनाऊँ. समन, क्योंकि आपका यहाँ पे कमर्शियल मामला से भी ताल्लुक़ रहा है, एंड देन यू आर इनटू अ जॉनरा विच इज़ अ वेरी यूनिक नीश, लेकिन मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ज़रूर आपसे पूछूंगा, पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री रिसेंटली ईद पे, बकरीद पे, ऑन दिस इवेंट्स वो फिल्में अब रिलीज़ होने लगी हैं, कैसे रेट करती हैं उन मूवीज़ को आप? कहाँ हैं हम, कहाँ हमें जाना चाहिए? आई मीन वो भी ज़रूरी है, बिकॉज इंटरटेनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री, क्योंकि और कुछ तो है नहीं.
सिनेमा एक चीज़ है जो कि आई थिंक कुछ लाइट टॉपिक्स भी पढ़ने चाहिए और वो भी होने चाहिए, बट अगेन वी शुड आल्सो फोकस ऑन अदर टॉपिक्स, कुछ एकेडमिकली भी और सोशल इश्यूज पे भी हमें बात करनी चाहिए, जो मसले हैं, जो रियलिटीज़ हैं, आई गॉट यू। उन भी बनाने चाहिए। बिल्कुल न्यू ठीक है, मतलब अभी जॉनर्स काम got होना it. चाहिए, काम होता रहेगा तो वो ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आप बहुत सारे मामलात को फिर हाईलाइट कर सकते हैं। समन, टू हैव यू ऑन द शो, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। यहाँ पे वक्त हो गया एक ब्रेक का, स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। और जैसे ही अब हम इस घंटे की शुरुआत करने जा रहे हैं कुछ गर्मा गर्मी से, नहीं मौसम की नहीं, सियासी गर्मा गर्मी से। और गिलगित बल्तिस्तान के जो इंतखाबात हैं वो 7 जून को पोलिंग होगी और गढ़ बना लिया है मुख्तलिफ सियासी जमातों ने, और एक के बाद एक दूसरे पे वार किए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने खिताब किया, उन्होंने कहा कि अगर तरमीम ना होती 18वीं तो फिर किसी शहर में कुछ नहीं होता और किसी शहर में कुछ नहीं होता। जवाब में साद रफ़ीक ने कहा कि बात नहीं करते, हम काम करते हैं, काम करके दिखाते हैं। तो ये सब चल रहा है सादिया साहब। बिल्कुल, इसी पर बात करते हैं। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट फजल वदूद हमारे साथ मौजूद थे कि क्या गर्मा गर्मी है एक्चुअली, क्या सियासी बयानात हैं। तो चंद ही दिन बाकी रह गए हैं अब। फजल बताइएगा क्या सरगर्मियां चल रही हैं। साद रफीक साहब भी पहुंचे, बड़े एक्टिव नजर आए। बिलावल भुट्टो जरदारी तो कड़ाकेदार स्पीचेस कर ही रहे हैं। क्या माहौल बना हुआ इस वक्त? जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान की सियासी सरगर्मियों के हवाले से अगर हम बात करें, इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो बढ़ चुका है और अब से 2 दिन बाद पोलिंग डे होगा गिलगित बल्तिस्तान जनरल इलेक्शंस का। और यहाँ पे उम्मीदवारों की अगर हम बात करें या मुख्तलिफ जमातों की हम बात करें तो इस वक्त जहाँ पे मैं मौजूद हूँ इसे GBA 2 गिलगित 2 कहा जाता है। और हल्का 2 में आज जो है 2 अपने नौयत के बड़े जलसे होने जा रहे हैं। PMLN और IPP का जो है यहाँ पे आज जलसा होगा और ये पार्टीज़ का और इस हलके का जो है आखिरी जलसा होगा। और इसके बाद जो है 5 तारीख को 5 जून को जो है वो कैंपेन्स को रोक दिया जाएगा। बाकायदा से इस पे जो है इलेक्शन कमिश्नर ने हिदायत भी जारी किए हुए हैं। जी फजल वदूद, आप मुझे ये बताइए कि पीपल्स पार्टी और नून लीग इंतखाबी मुहिम में बहुत एक्टिव दिखाई दे रही हैं। बिलावल जरदारी के जलसे के बाद नवाज शरीफ ने भी अपना सियासी पार दिखाया है, दीगर सियासी रहनुमा भी फाल नजर आए। सूरत हाल कैसे देख रहे हैं आप वहाँ की? किस पार्टी का पार शो ज़्यादा कामयाब दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, जैसे आपने बात की आला कायदीन की, तो यहाँ पे जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं उनके कॉर्नर मीटिंग्स और आवाम से जलसे जो हैं वो आप सबके सामने ही हैं। लेकिन वहाँ पे अगर हम बात करें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, तो उनका 1 रोज़ का दौरा था और वो अपने पार्टी कारकुनान से और यहाँ पे जो हल्के के उम्मीदवार हैं उनसे भी उनकी मुलाकातें हुई और कॉर्नर मीटिंग्स हुई। और पावर शो के हवाले से आपने बात की, तो इस वक्त तक ये बताना बहुत ही मुश्किल है कि कौन सी पार्टी जो है प्रॉपर स्ट्रॉन्ग है। उसकी वजह यह है कि अब तक जो यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में हमने देखा, इस दफ़ा का जो वोटर है वो बड़ा होशियार हो चुका है और जो खामोश वोटर्स हैं उनकी तादाद ज़्यादा है। तो आखिरी मोमेंट में कुछ भी हो सकता है क्योंकि किसी को पता नहीं है जो खामोश वोटर है उसने वोट किसको देना है लास्ट मोमेंट तक, जब तक वो पोलिंग बूथ में जो है अपना वोट कास्ट नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन चूंकि फजल आप खुद भी हलकों में रहते हैं, वहाँ के मकामी हैं, ज़रा बताइएगा, लोगों से बात तो होगी या होती होगी, अमूमी राय क्या है, किस तरफ सियासी झुकाव नज़र आता है और अवामी मसाइल को हल करने के लिए उम्मीदवारों की क्या एक्सपेक्टेशंस है इस इंतखाब के लिए? जी अगर वोटर्स की हम बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान में ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं अपने नौयत के, ये चौथी बार जनरल इलेक्शंस जो हैं वो होने जा रहे हैं। और हमने अमूमन देखा है कि जो वफाक में जिसकी हुकूमत होती है तो उसकी तरफ ही वोटर्स का पलड़ा जो है वो भारी होता है। और इस दफ़ा भी जो जैसे कि वफाक में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और सिस्टम के अंदर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त मौजूद हैं, तो अब तक हम यही कह सकते हैं कि ये जो 2 जमातें हैं ये इस वक्त तक गिलगित बल्तिस्तान में ओवरऑल बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस पे हैं और बड़ा ही कांटेदार मुकाबला इनके बीच में होगा। फजल, ये मुझे ज़रूर बताइएगा कि कॉर्नर मीटिंग्स और आवाम से मुलाकात, वहाँ का जो गिलगित बाकी मानदा पाकिस्तान में मुख्तलिफ, वहाँ पे किस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं और किस हद तक अवामी अंदाज में इस इंतखाबी मुहिम को चलाया जा रहा है? और ये भी कि 400 से ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार हैं, पार्टी मजबूत है या आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा फाइल दिखाई दे रहा है?
जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था कि मैं इस वक्त हल्का 2 गिलगित में मौजूद हूं और इस जगह की खासियत इसलिए भी ज़्यादा है चूँकि ये गिलगित बल्तिस्तान प्रोविंस का हेड क्वार्टर है और इसी के साथ साथ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सूबाई क़यादत है हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब, वो भी इसी हल्के से जो है इलेक्शंस जो हैं वो लड़ रहे हैं। और इसके बाद पार्टीज़ की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस हल्के में आवाम के साथ जो है उनकी मुलाकातें या मुख्तलिफ जलसा जुलूस में बढ़ चढ़ के जो है हमें नज़र आए हुए हैं। हर एक्टिविटीज़ में जो हैं ये दोनों पार्टीज़ जो हैं वो सामने दिखाई दी गई हैं। और इसी के साथ जो हमारा हल्का पड़ता है GBA 1, वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सूबाई क़यादत है जो अमजद हुसैन एडवोकेट साहब हैं, तो वो इस वक्त जो है वहाँ से लड़ रहे हैं। तो ये जो 2 हल्के हैं ये इसलिए भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझी जाती हैं कि जो पिछले हुकूमतें यहाँ पे गुजरी हैं, जैसे कि मैंने आपको हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब की बात की, साल 2015 से 2020 तक वो साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान इसी हल्के से उन्होंने जो है इलेक्शंस लड़े थे। और इसी तरह अपोजिशन लीडर की हम बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन एडवोकेट साहब, तो वो भी GBA जो हमारे नाइबर में पड़ता है हल्का, उससे हैं। बहुत शुक्रिया, डिटेल्स आपसे। जाहिर है सियासी गर्मा गर्मी है और हम जब बात कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में सियासी गर्मा गर्मी, वो तो एक तरफ है, एट द सेम टाइम बजट की आमद है और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर तो तनकीद के निश्तर बरसाए जा रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में, उधर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान भी सियासी मामलात बजट के मामले पर चल रहे हैं। मुशावरत का सिलसिला जारी है और दोनों इत्तेहादी जमातों के दरमियान होने वाले जो अहम इजलास हैं उसमें बजट 2026-27 को 10 जून को पेश करने पर कम से कम इत्तेफाक हो गया है। ऑल राइट, तो अब इन दोनों मामलात को लेकर चलते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी इमरान याकूब साहब। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, सुबह बखैर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। सर थैंक यू। अच्छा सर, ज़रा GB इलेक्शन से हम आगाज़ करते हैं। सेंटर में एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले चलने वाले लोग, गले मिलने वाले लोग GB इलेक्शंस में इस वक्त तंज के तीर बरसा रहे। सबसे जो मज़े का बयान था ना वो बिलावल साहब का था। उन्होंने कहा कि अगर 18वीं तरमीम ना होती तो किसी शहर में ऑरेंज ट्रेन ना होती और कुछ बसें ना चलती। पता नहीं वो 18वीं तरमीम शायद कराची पर लागू नहीं होती, इसीलिए यहाँ पे इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन कैसे असेस कर रहे हैं सर GB इलेक्शंस को और ख़ास तौर पे PPP वर्सेस नून लीग वहाँ पे जो चल रहा है? देखें, गुजारिश ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है, मैं हमेशा आपसे जब कभी पहले भी प्रोग्राम में आपने दावत दी है तो मैंने हमेशा ये बात की है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून बुनियादी तौर पे एक दूसरे की राइवल सियासी जमातें हैं। इन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना होता है, एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने तकरीरें झाड़नी होती हैं, एक दूसरे की गलतियां जो हैं उनको बढ़ाया चढ़ा के पेश करना होता है। अवाम को वो कहते हैं ना, दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। लेकिन वैसे अगर आप देखें तो ये एक ही पेज पे हैं। अच्छा, अब वो एक पेज क्या है, ये दोनों जमातें जो हैं इस वक्त आप देख लें कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी हैं। ये दोनों जमातें जो हैं ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस तरह से हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को हर वक्त ये यकीन दिलाने की कोशिश करती हैं कि असि ज़्यादा वफादार हैं। आप जरदारी साहब देख लें, जो कभी ईंट से ईंट बजाने की बात करते थे, उनके आजकल के बयानात देख लें, उनकी आजकल की गुफ्तगू देख लें, उनके आजकल के मामला देख लें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के देख लें। और अब तो बिलावल भुट्टो जरदारी खुद भी बहुत अच्छे बच्चे बन चुके हैं। उन्होंने खुद भी इस हवाले से बड़ी सारी गुफ्तगू उनकी आपके सामने। इसी तरह से मुझे क्यों निकाला से अब तक जो सूरत हाल है, जो आखिरी तकरीर मियां नवाज शरीफ साहब ने 2-3 दिन पहले यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में की है, उसमें भी आप देख लें तो मामला ये है कि ये अब जान चुके हैं, ये राज पा चुके हैं कि पाकिस्तान में इस खित्ते में हुकूमत करने के लिए या कामयाबी के साथ और सुकून के साथ हुकूमत करने के लिए ज़रूरी है कि आपको पूरी सपोर्ट हासिल हो। अब वो सपोर्ट जो है वो आपने अगर लेनी है तो उसके लिए हमेशा से कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी करना पड़ती है। और पाकिस्तान की अगर आप स्ट्रेटेजिक पोजीशन देखें तो मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि शायद पाकिस्तान को कामयाबी से चलाने के लिए ये ज़रूरी भी है। अच्छा, जहाँ हर तरफ, हाँ, उसकी बुनियादी वजह ये है कि देखें, आपके एक तरफ अगर आप मगरबी सरहद देख लें तो अफगानिस्तान, जहाँ आपने जिसकी वजह से 80,000 से ज़्यादा जानें कुर्बान कर दी,
शहादतों की एक लंबी फहरिस्त है आपके पास। शायद पाकिस्तान का कोई सूबा, कोई कस्बा, कोई देहात ऐसे हों कि जहां से लोग शहीद ना हुए हों, दहशतगर्दी के नसूर ने हमें नुकसान ना पहुंचाया, लेकिन उसके बावजूद आप ये देखने कि अब अफगानिस्तान आपके साथ क्या कर रहा है। अगर आप दूसरी मशरकी सरहद की तरफ आ जाएं तो इंडिया आपका असली दुश्मन है। इसराइल और इंडिया का जो नेक्सिस है अफगानिस्तान, उसमें किस तरह से क्या किरदार अदा कर रहा है वो भी आप सबके सामने है। तो इस सारी पोजीशन में अगर हम इस तरह से करें कि ये समझें कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट के किरदार को मुख्तसर कर दिया जाए या उसको, तो वो मुमकिन नहीं होगा। राइट सर, अवामी मसाइल के ऊपर बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी समझती है कि उसके तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए जा रहे। ये एक मामला है जब हम बजट की बात करते हैं। इसी बीच में आपको पता है कि बजट से पहले पहले बताया जा रहा था कि 28वीं तरमीम के मामलात हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, विच प्रॉबेबली इज़ अ रिलीफ फॉर पीपल्स पार्टी। आई डोंट नो इफ़ इट इज़ और इट इज़ नॉट। लेकिन जो असल मामलात उनके हैं, मालियाती और फंड्स के मामलात, आपको लगता है कि क्या इसमें पब्लिक इंटरेस्ट है और इसकी वजह से दोनों में कोई बात बनेगी या नहीं बनेगी? देखिए, बात सीधी सी है कि पीपल्स पार्टी का अपना तर्ज सियासत है, नून लीग का अपना तर्ज सियासत है। नून लीग जो है, नून लीग का तर्ज सियासत ये है कि वो ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसमें बेशक ऑरेंज ट्रेन हो, मेट्रो बस हो, रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर हो या इस तरह की चीजें, उन पे ज्यादा तवज्जो देते हैं। पीपल्स पार्टी, जैसे अभी मेरे भाई खुद बता रहे थे कि शायद वो चीजें पीपल्स पार्टी पर लागू नहीं होती। कराची जो कि कभी पाकिस्तान की जान होता था, हम खुद ये समझते थे कि यहाँ लाहौर में बैठ के कि कराची कम से कम 10 साल आगे है लाहौर से, पंजाब से। लेकिन अब इस वक्त ये है कि कराची के लोग जब लाहौर आते हैं तो वो कहते हैं कि लाहौर शायद 15 साल आगे हो चुका है कराची से। यहाँ पे आज तक यूनिवर्सिटी रोड ही, हमने तो अपनी जिंदगी में मैं अर्ली 90s से कराची आ रहा हूँ रेगुलर, लेकिन यूनिवर्सिटी रोड आज तक बन नहीं सका। शारा फैसल के मसले हल नहीं हो सके। अब इस तरह की जो चीजें हैं वो अब एक अलमिया तो है। यहाँ कराची में रहते हुए जिन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, आपको पता है कि जब आप सुबह 9 बजे अगर आपने ऑफिस आना हो और आपको उसके बाद 5 बजे अब आपने ऑफिस से निकलना हो, तो मैं तो खुद ये फेस करता रहा हूँ, तो फिर आपको कम से कम 2 घंटे तो शारा फैसल पे रुकना पड़ता है। कम से कम 2 घंटे आपको वहां रास्ते में लग जाते हैं। तो कराची जैसा मेट्रोपॉलिटन शहर के जिसको देख के दुबई बनाया गया, उसकी हालत ये देख के सच्ची बात है दुख होता है। अब ये जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की सियासत की आपने बात की, तो प्रॉब्लम यही है कि ये जो है ना, हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर, ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने मौके, इस मौके पे वो करने के लिए, आज आप मेरी बात लिख के रख लें कि 28वीं तरमीम पास हो जाएगी जी जी, और जो 28वीं तरमीम में चीजें सुनने में आ रही हैं वो सारी पास हो जाएंगी। इमरान अकबर साहब, मैं अगर इसको सवाल में ढाल दूं, आपने कहा कराची को देखकर दुख होता है, तो क्या मैं आपकी गुफ्तगू से ये समझूं कि ये दुख सही हलकों में पहुंच गया है और इंतजामी यूनिट वाला मामला जो है वो सरगर्म है? देखिए, यही वजह है। देखिए, छोटे सूबे जो है उनकी आवाज क्यों इतनी शिद्दत से आ रही है, और फिर पूरी उसमें एक कैंपेन जो है, और उस तरह से देखिए, जब मियां आमिर महमूद साहब जो लाहौर के साबिक मेयर भी रहे हैं, वो इस पूरी कैंपेन को लेके चल रहे थे, उनके साथ सुपीरियर ग्रुप ऑफ के वो जो चेयरमैन हैं चौधरी अब्दुल रहमान साहब, वो भी मौजूद थे, और उन्होंने हर शहर में जाके यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में, और फिर मुख्तलिफ जर्नलिस्ट के साथ जो बैठे की, बिजनेसमैन के साथ सिटिंग्स की, उनमें उन्होंने ये छोटे सूबों की बात की। तो उनसे अक्सर, बल्कि तकरीबन हर जगह पे ये सवाल पूछा गया कि क्या आपको एस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल है, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि नहीं, हम किसी इशारे पे नहीं कर रहे, हम तो ये अपने उस पे मुल्क की बेहतरी के लिए ये काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ये एक अमल आपको जरूर याद रखना चाहिए कि मैं तो मियां आमिर महमूद साहब और चौधरी अब्दुल रहमान साहब की बात पे 100% यकीन कर लेता हूँ कि वो वाकई ही, उनको कोई इशारा नहीं था, ना ही उन्होंने किसी इशारे पे ये किया। लेकिन
जब उन्होंने ये काम किया भी तो इस्टेब्लिशमेंट बहरहाल इस काम को पसंद जरूर कर रहा था, यानी उनको ये बात पसंद आ रही थी कि चले हमारा काम कोई और कर रहा है, लिहाजा ये नहीं हुआ कि अगर उन्होंने सपोर्ट नहीं की तो कहीं रखने भी नहीं इनके आगे डाले। तो ये मामला है कि छोटे सूबे बनने में एतराज क्या है, सिवाय इस बात के कि आपकी जो बादशाहत है उसको फर्क पड़ेगा। अवाम के मसाइल हल होंगे तो होने चाहिए। राइट। इमरान अब साहब एक चीज़ इसमें ऐड कर दीजिए। एक तो ये आपने ठीक कह दिया कि इस पर हर्ज क्या हो सकता है बादशाहत के मामलात, अथॉरिटी के मामलात के अलावा। ये अर्ज कर दीजिएगा 27वीं तरमीम 26वीं तरमीम आई, उस पर हमें रिफ्ट नज़र आया मौलाना साहब की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से, एट द एंड ऑफ द डे वो मंजूर हो गई। 28वीं तरमीम भी क्या इसी तरह से होती हुई नज़र आ रही है आपको कि रिफ्ट बज़ाहिर है सतही है, इवेंचुअली 28वीं तरमीम ने मंजूर हो जाना? मैंने आपसे गुजारिश की पिछले सवाल के जवाब में कि आप लिख के रख लें कि 28वीं तरमीम भी मंजूर हो जाएगी और ये जमातें इसी तनहा पे नौकरी करेंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, ये जो मामला थे सब आप देखेंगे कि सब इसी तरह से राजी राजी करेंगे और फिर मुल्की मफाद में करने की दुहाइयां भी देंगे। ये मीडिया टॉक्स भी करेंगे, इनके लोग टॉक शोज में बैठ के क्रेडिट भी लेंगे कि हमने इनिशिएटिव लिया, हमने ये किया। लेकिन पिछले दिनों सर पीपल्स पार्टी के ही सीनियर रहनुमा की तरफ से ये बयान आया था कि अगर ऐसा हो गया तो फिर वो जो सिंध में कौम परस्त फैक्टर है उसको कैसे रोका जाएगा। तो इस पे मैं चाहूँगा कि ज़रूर आप गुफ्तगू फरमाइए। देखिए, कौम परस्त फैक्टर जो है वो आप क्या समझते हैं, उसकी बुनियादी वजह क्या है? क्या सिर्फ यही है कि वो कौम परस्त फैक्टर इसलिए है कि वो नेशनलिज्म को पसंद नहीं करते? मैं तो जाती तौर पे बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स ये समझता हूँ कि जब रियासत उनकी दहलीज पे उनको इंसाफ फराहम करेगी, उनको तालीमी इदारे मिलेंगे, उनको अस्पताल मिलेंगे, उनको उनके मसाइल वहाँ पे हल होंगे, उनको डर की से कराची जाके अपना मसला हल नहीं करवाना पड़ेगा, उनको रहीम यार खान सादकाबाद से लाहौर नहीं जाना पड़ेगा, उनको डेरा इस्माइल खान से पिशावर नहीं जाना पड़ेगा, उनको चमन से कोयटा नहीं जाना पड़ेगा, तो फिर भैया वो क्यों कोई और इस तरह का मुतालबा करेंगे? वो तो गुन गाएंगे कि जी इससे अच्छा मुल्क ही कोई नहीं है कि हमें हमारी दहलीज पे इंसाफ भी मिल रहा है, इलाज भी हो रहा है, हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं। क्या ये अच्छे तालीमी इदारों का हक हम जैसे कराची लाहौर में रहने वाले लोगों का है? क्या मोरू में रहने वाला बंदा ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे भी अच्छी तालीम हासिल करें? राइट राइट, ठीक है। लेकिन एक सवाल है, हमारे पास वक्त की कमी है। याकूब अब इमरान याकूब साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा इस मामले पर आपको जहमत देंगे होगी। बस एक सवाल है कि एनएफसी मामलात भी हमने इसलिए फैलाए थे कि सूबों को हकूक मिले, थोड़ा सा डिवाइड किया जाए, लेकिन बाद में अब एनएफसी के मामलात हम वापस भी लेना चाह रहे हैं। सो डिवाइडिंग द सूबाज, क्या ये वाकई चीज़ों को बेहतर कर सकता है? नहीं, विद दैट थॉट वी आर टेकिंग अ लिटिल बिट ब्रेक। सी यू आफ्टर दिस। तो जनाब, वफाकी बजट की आमद है। कारोबारी और सनती हलकों की नजरें हुकूमत के मुआशी फैसलों पर जमी हुई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कारोबारी बरादरी और सनतकारों से मुलाकात में यकीन दहानी तो कराई है कि आइंदा बजट को सनत, पैदावार, बरामदात के फ़रोग के लिए साजगार बनाया जाएगा। और इत्तलात ये भी हैं कि हुकूमत बरामद कुनंदगान पर आयद 1% जो एडवांस टैक्स है उसको ख़त्म करने पर गौर कर रही है, जिससे एक्सपोर्टर्स को तकरीबन 100 अरब रुपए का रिलीफ मिल सकता है। एंड एट द सेम टाइम जो टेक्सटाइल की सनत है उसका मौक़िफ़ ये है कि सिर्फ एक टैक्स ख़त्म करना काफ़ी नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि एक टैक्स पर अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फ़ायदा नहीं होने जा रहा है तो फिर उनके मुतालबात क्या होंगे, और उनके मुतालबात मानने के लिए हुकूमत कितनी लीनियंसी या फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकती है। कामरान अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप चेयरमैन ऑल पाकिस्तान टैक्स एसोसिएशन के। कामरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया और सुबह बखैर। सर ज़रा फरमाइएगा, एक टैक्स ख़त्म करने के लिए बात की है शहबाज शरीफ साहब ने। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज़ लॉन्ग सफ़र्ड, उनके मुतालबात बहुत ज़्यादा हैं। इस बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को बड़ा सीरियसली सोचना होगा इस इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए और बचाने के लिए। उसकी वजह यह है कि सिर्फ एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जिसकी 11 महीने की एक्सपोर्ट इस साल की पिछले साल की 11 महीने की एक्सपोर्ट के बराबर
या मार्जिनली 7-8% ज़्यादा है, और कोई आपकी और ऐसी एक्सपोर्टिंग सनत नहीं है जिसकी एक्सपोर्ट गिरी ना हो। सिर्फ एक टेक्सटाइल है जिसने अपनी एक्सपोर्ट मेंटेन की, नंबर 1। नंबर 2, जो रीजन की सबसे महंगा नर्ख बिजली का, गैस का, इंटरेस्ट रेट का, वो पाकिस्तान का है। वो ना इंडिया में ये गैस का रेट, इंटरेस्ट रेट है, ना बांग्लादेश में है, ना ये वियतनाम में है। तो अगर खाली आप अपना मुआवजा इंडिया और बांग्लादेश के साथ करें तो हमारी कॉस्ट ऑफ उन दोनों ममालिक से ज्यादा है, एंड उससे फिर हमारी कंपेटिटिवनेस एज एक्सपोर्टर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट इफेक्ट होती है। नंबर 3, जो आपके पूरे साल के इकोनॉमिक फिगर होंगे, जो आप इकोनॉमिक सर्वे में भी देख लेंगे एंड बजट वाले दिन, वो प्रोजेक्टेड, अभी हमारे पास 11 महीने का डाटा है, जो 12 महीने का डाटा होगा उसमें बमुश्किल आपकी एक्सपोर्ट 30.5 से 30.75 बिलियन डॉलर पे जाएगी, जो कि डेढ़ बिलियन डॉलर कम है पिछले साल की निस्बत। एंड आपकी जो इंपोर्ट है वो ऑलमोस्ट 65-66 बिलियन डॉलर पे चली जाएगी कंपेयर टू लास्ट ईयर, जबकि पिछले साल कुछ 57-58 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट थी। पिछले साल का इंपोर्ट का नंबर गलत था। तो मुझे गवर्नमेंट की विलिंगनेस टू रिजॉल्व कोर फंडामेंटल इश्यूज, ये जो मैंने सारे स्टेट को नजर नहीं आ रही, और हर दफा वो सर आप कल खुद भी मीटिंग में मौजूद थे, क्या पॉलिसी रेट कम करने की बात हुई है? एज इट वाज सेड इन द लास्ट बजट के ईयरली इसको मजीद और बेटर कर लिया जाएगा, और हाफ ईयरली भी उसे बेहतर करने का वादा किया गया था पिछले बजट में। पॉलिसी रेट मेरा नहीं ख्याल बेहतर हो सकता है। उसकी वजह यह है कि जो मशरक़ वस्ता की जंग है उससे आपकी शरह महंगाई, जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं, वो बहुत बढ़ गई है, एंड उससे आपकी पावर बहुत डिटेरियोरेट हुई है। सो हम होपफुल नहीं है कि ये कोई काइबर अगली मॉनेटरी पॉलिसी में कम करेंगे, बिकॉज आपकी पेट्रोल की प्राइस, डीजल की प्राइस, ओवरऑल फ्यूल कॉस्ट, और फिर उससे जो इन्फ्लेशनरी इफेक्ट है, तो मैं उस पर तवक्को नहीं रखता। लेकिन जब आपकी इन्फ्लेशन अब थी कुछ 6% या उससे नीचे थी, ये मशरक़ वस्ता की जंग स्टार्ट होने से पहले, इवन देन काइबर 12.5 पे था, जिसका कोई जवाब ही नहीं बनता था, बिकॉज शरह महंगाई एंड शरह सूद का बड़ा क्लोज कोरिलेशन होता है, जिस तरह आपने पढ़ा हो। और कामरान साहब, जो आप बात कर भी रहे हैं, यू पुट इट वेरी राइट, कि जब जंग नहीं भी थी तो उस वक्त भी जो हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस था वो बहुत ही ज़्यादा था। एनर्जी कॉस्ट की आपने बात की, और अगर उस पर थोड़ी सी बात कर ली जाए, ख़ित्ते में भारत जो है वो 7 से 6 सेंट्स पर किलोवाट आवर के हिसाब से उसकी एनर्जी कॉस्ट है। वियतनाम में 8 है, हमारे यहाँ 11.5 है। जंग से पहले भी ये कोई बहुत नीचे नहीं थी, जंग से पहले भी खित्ते में बहुत ज़्यादा थे। तो हमने अगर, तो इस बार के बजट में, जो कि ऑलरेडी एक वॉर ड्रिवन बजट है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुई हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को? आप 1% एडवांस टैक्स अगर ख़त्म कर दिया जाता है तो वो ठीक रहेगा, या फिर बाकी जो चीज़ें हैं आपके पास, आपके दीगर जो मामलात हैं, जो आपके टैक्स रिफंड हैं तकरीबन 300 अरब रुपए के, वो फंसे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, एडवांस टैक्स, सुपर टैक्स, मिनिमम टैक्स, तो 1% एडवांस टैक्स का मसला हल हो जाएगा? फिर बाकी और क्या मुतालबात हैं आपके? देखिए सर, मायूसी तो कुफर है, लेकिन इशू ये है कि इशूज बहुत ज्यादा हैं। बिजली का इशू, बिजली के रेट का इशू है, बिजली की सप्लाई का इशू है, गैस का इशू है, इंटरेस्ट रेट का इशू है, फिर हमारा टैक्स का निज़ाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। पिछले साल हमारे साथ, मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान की सनत के साथ, नॉट जस्ट टेक्सटाइल, ज्यादती हुई कि आपको फिक्स टैक्स रजीम से निकाल के नॉर्मल टैक्स रजीम में ले जाया गया। और नॉर्मल टैक्स रजीम का मतलब है 29% कॉर्पोरेट टैक्स, एंड सैलरीड क्लास के साथ भी ज्यादती है, एंड फिर 29 कॉर्पोरेट टैक्स पे 10% सुपर टैक्स भी इन्होंने वसूल किया। फिर उसके अलावा एडवांस टैक्स, फिर उसके अलावा
टर्नओवर टैक्स, फिर उसके अलावा ईओबीआई, फिर सोशल सिक्योरिटी, सर और तो पता नहीं शॉर्टली कितनी सर ये बताइएगा कि ऑब्वियसली आई विल कम बैक टू द यस्टरडेज मीटिंग, क्या एक्सपेक्टेशन है सनतकार की इस बजट से फिर? देखिए, हमारी को बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। हमें पता है कि गवर्नमेंट कैश स्ट्रैप्ड है या गवर्नमेंट फिस्कली स्ट्रैप्ड है, और आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज बड़ी हार्श हैं, और हर गुजरते साल के साथ वो टैक्स रेवेन्यू टारगेट बढ़ाते जाते हैं। इस साल का 14.3 है, और अभी 11 महीने में कुछ 850 अरब रुपए प्लस से गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन टारगेट शॉर्ट है, जबकि वो टारगेट लोअर भी किया गया है गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पे मशरक़ वस्ता की जंग के इफेक्ट्स की वजह से, एंड गवर्नमेंट को विंडफॉल गेन मिला है सुपर टैक्स की वजह से, फिर भी ये शॉर्ट है, और अगले साल का 15.6 है। तो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं गवर्नमेंट से, एंड जो मैंने बुज़ाते खुद कहा है कि गवर्नमेंट को अपने अननेसेसरी एक्सपेंसेस और इतना ब्लोटेड पीएसडीपी काटना होगा। पहले लोगों को काम पे लगाएं, सनतकारी का अमल इस मुल्क में फिर से बहाल करें, एंड कॉन्फिडेंस लूज कर बैठा है, एंड ये तो मशरक़ जंग की वजह से कैपिटल होप अंडर द सर्कमस्टांसेस इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है, एंड वी बीइंग अंडर द बर्डन ऑफ IMF, सनतकार के लिए कुछ अच्छी चीज़ें हो सके। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, वाज वंडरफुल टू हैव यू इन द शो। जनाब यहाँ पे वक्त हो गया ब्रेक का, विल सी यू आफ्टरवर्ड्स। वेलकम बैक। वी आर मूविंग अहेड टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक ऑफ द शो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, और वो ये कि सोमाली कज़ाकों के कब्ज़े में मौजूद ऑयल टैंकर्स ओनर 25 के जो अगवा का मामला हुआ था, उसके बाद से अब तक सूरत हाल कुछ ऐसी है कि इस पर डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है जिसमें फ़ायदा नज़र आए। लोग अभी भी फंसे हुए हैं, लोगों के पास खाने पीने की अशिया मौजूद नहीं है, और ऐसे में अपनी फैमिली मेम्बर्स को वीडियोज़ भी शेयर करें जिसमें वो बता रहे हैं कि उनकी मदद के लिए अभी तक नहीं पहुँचा कोई। 10 पाकिस्तानी शहरी इसमें फंस गए हैं। एक विक्टिम की फैमिली से हमारा राबता हुआ, और इस वक्त महविश यासिर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अहलिया है यरगमान की। उनसे हम बात करना चाहेंगे, विल ट्राई टू फिगर आउट कि क्या मामला चल रहे हैं। महविश, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया इस दुख की घड़ी में आपने हमें वक्त दिया और बताया कि क्या सूरत हाल इस वक्त चल रही है। महविश, बताइएगा सबसे पहले तो आखिरी बार कब यासिर से आपकी बात हुई, उन्होंने क्या बताया, क्या सूरत हाल है वहाँ पर? बस उन्होंने यही कहा था कि उनका इंजन जो है वो है, और खाने की अशिया भी सारी खत्म हो चुकी हैं, पीने का पानी भी बहुत गंदा है अब, क्योंकि जो टर्बो इंजन खराब हुआ है उसकी वजह से उनका आरओ प्लांट काम नहीं कर रहा है, तो पानी भी बहुत गंदा है वहां पर। और बॉयल चावल उनको मिलते हैं 24 घंटे में एक बार, वो लोग खाते हैं खाना। अच्छा मैडम, मुझे ये बताइएगा, शुरुआत में तो आप लोगों की गालिबन गवर्नर सिंध से मुलाकात हुई, 1-2 दिन बाद ही जब ये वाक़या हुआ था उसके बाद आपको बुलाया गया, और ये ऊपर हुकाम की तरफ से, गवर्नर हाउस की तरफ से, वज़ीर आला हाउस की तरफ से, उसके बाद से कोई राब्ता हुआ है आप लोगों से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई राब्ता नहीं हुआ है हमसे कहीं से भी। और वो जो इनिशियल जो बात हुई थी गवर्नर साहब से, वो क्या बात हुई थी? कोई यकीन दहानी, कोई इस तरह की चीज़? हम लोगों को तो फैमिलीज में से किसी को भी बोलने नहीं दिया गया था वहां पर। और दूसरी बात ये कि वहां पर सिर्फ उन्होंने यही कहा था कि हम पूरी कोशिश करेंगे, पर मेरी जहाँ तक नॉलेज है और जो बातें मैंने सुनी थी, तो वहां पर मुझे यही पता लगा था कि गवर्नमेंट जो है वो इनसे नेगोशिएट नहीं करती है। तो ये, और फिर उन्होंने अनवार चौधरी साहब की थी, तो उन्होंने कहा था ये हमारा मैटर नहीं है, ये फॉरेन अफेयर्स का है। तो मैं वहां से बहुत उम्मीद ही ऊपर आई थी। अच्छा महविश, बताइएगा फॉरेन अफेयर्स से कोई राबता हुआ है? वहाँ से किसी ने आपसे बात की है? आपसे नहीं, किसी और से जो कि मकवियों में वहाँ है, किसी की फैमिली से बात हुई है? नहीं, हम सब एक ही पेज पर हैं और हम सब एक दूसरे से कांटेक्ट में हैं। किसी भी हुकूमत की तरफ से हमारे पास कोई कॉल नहीं आई है। अच्छा, अंसार बन्नी साहब से भी हमने प्रोग्राम में उनको मधु करके बात की थी और वो हर तरीके से मदद करने के लिए तैयार थे, तो उनसे कोई बातचीत या उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव मैसेज?
नहीं, फिलहाल तो किसी की भी तरफ से ईद के बाद से किसी की भी तरफ से कोई हमें नहीं हुआ है। अंसार बर्नी साहब फिर भी राब्ता कर लेते हैं, लेकिन बाकी तो कोई भी नहीं, हुकूमत की तरफ से तो कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं अच्छा, है। ठीक है। और अंसार बर्नी साहब से जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि उनका राबता हुआ है वहाँ पर, और जी उनसे बातचीत हुई है, पायरेट से भी बातचीत हुई है। ईद से पहले तक क्या पेशरफ्त हुई थी, अगर ये आप हमें बता दें कि उस वक्त कुछ कहा गया था कि क्या बातचीत चल रही है? बिल्कुल, उस वक्त जब इनसे बात हुई थी तो मुश्ताक अहमद साहब से भी हमारी मुलाकात करवाई थी इन्होंने। तो उन्होंने यही कहा था कि अगर ये ईद तक मामला सॉर्ट नहीं होता है तो मैं आप सबको जो है वो इस्लामाबाद लेकर जाऊंगा। लेकिन एज सच अभी तक कोई इस पर बात नहीं हुई है। पायरेट से शाहीन बर्नी साहिबा की बात हो रही थी, लेकिन वो भी यही मुतालबा कर रहे थे कि आप अपनी गवर्नमेंट से कहें कि वो कंपनी को प्रेशर करें। अब इस अच्छा। कंपनी से आप लोगों का कोई राब्ता हुआ है, ये बताइए, और क्या मुतालबात वगैरह रखे हैं इन लोगों ने? कंपनी से आप लोगों की कोई बात हुई है? कंपनी से बिल्कुल होती है, लेकिन वहां से भी अपडेट, जाहिर है उनको मैनेजमेंट से अपडेट नहीं आती, तो वो हमें भी अपडेट नहीं करते हैं। और एक मैसेज डालने के बाद हमें भी बहुत वेट करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। हम्म। वैसे ही तकलीफों में हम लोग, और इंतजार मजीद बढ़ता ही जा रहा है हर तरफ से। तो ऐसा कुछ भी नहीं है हमें, फिलहाल ऐसी कोई पॉजिटिव रिपोर्ट कहीं से भी नहीं मिली है कि उनकी बाजियाबी के। और $3 मिलियन उन्होंने रखी है डिमांड। 3 $3 मिलियन मिलियन पर डॉलर्स। वो यानी कि चाहते हैं कि उनसे कोई नेगोशिएट करे ताकि अच्छा, वो जल्द से जल्द इस मामले को रिजॉल्व करें। पर हमारी तरफ से अभी तक कोई वहां पर बात ही नहीं हुई है कि इस मामले को हल किया जा सके। तो ये अच्छा, ये दो बातें महविश, अगर इस वक्त में आप हमें बता सकें, ये $3 मिलियन का मुतालबा पाकिस्तान हुकूमत से किया जा रहा ओवरऑल है, वहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे किया जा रहा है, शिप सेलिंग शिप कंपनी से ये किया जा रहा है? एग्जैक्टली ये ओनर से किया जा रहा है, जो कि शिप का ओनर है, अच्छा। और उन्हीं से किया जा रहा है। बस वो ये चाहते हैं कि बीच में कोई मिडिल मैन हो जो इस चीज को नेगोशिएट करवा सके। महविश, कुछ आप लोग, आपको ये पता है कि देखिए 17 लोग हैं, उसमें से 10 पाकिस्तानी, बाकी 7 जो मुख्तलिफ नेशनैलिटी के हैं, उनकी हुकूमत ने कोई हलचल की है? जी, इंडोनेशियन हुकूमत बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व है, सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट उसी की है। वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है पायरेट्स के साथ। ठीक है। और दफ्तर खारजा कह रहे हैं कि कर रहे हैं राबता कंपनी कंपनी के के ज़रिए कज़ाकों से। आप तक ऐसी इतलात हैं, या आप कह रही हैं कि आप कंपनी से भी राब्ते में? जी, बताया तो गया है, लेकिन जब तक कि हमें किसी मीडिया पर नजर नहीं आएगा या हमें कोई बताएगा नहीं, कोई ऐसा बंदा जो उन्हीं के उधर से हो, तो फिर हमें कैसे यकीन आएगा कि ये काम भी हो रहा है। ठीक है। ठीक है। महविश यासिर, बेहद शुक्रिया। इस मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि आपकी आवाज़ बनते रहेंगे और काम तक पहुंचाते रहेंगे। दुआएं हैं उनके लिए, वो तमाम तर 17, सिर्फ 10 पाकिस्तानी नहीं, बाकी तमाम तर साथ भी, कि उनकी बाहिफाजत वापसी हो। 44 दिन हो गए हैं, सूरत हाल ख़राब होती जा रही है। हम आपसे लेंगे इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।